लॉकडाउन के बीच कंटेनमेंट जोन से बाहर आज से कुछ रियायतों के साथ कृषि, स्वास्थ्य और सार्वजनिक क्षेत्रों में फिर से कामकाज होगा शुरू। दिल्ली, पंजाब और तेलंगाना सहित कई राज्यों ने किसी भी तरह की ढील देने से किया इनकार। पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया के जरिए कोविड-19 संकट पर अपने विचार किए साझा। कठिन समय में डिजिटलीकरण द्वारा की जा रही लोगों की मदद का किया जिक्र। युवाओं से अपने नवाचारों से नई कार्य संस्कृति का नेतृत्व करने का किया आह्वान। भारत ने अपने आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की आलोचना की। विदेश मंत्रालय ने कहा, कोविड-19 से जूझने में अपनी असफलता से ध्यान हटाने के लिए पाकिस्तान कर रहा है अनर्गल बयानबाजी। भारत में अब तक कोविड-19 के कुल 13,295 सक्रिय मामले। अब तक 519 लोगों की मौत। 2,301 लोग स्वस्थ होकर घर लौटे। गोवा में 3 अप्रैल के बाद कोई भी नया पॉजिटिव मामला नहीं आया सामने। दुनिया भर में कोरोना वायरस के कहर से 24 लाख से भी अधिक लोग संक्रमित। 1,65,000 से ज्यादा लोगों की मौत। सबसे ज्यादा प्रभावित अमेरिका में मरने वालों का आंकड़ा 41,000 के पार। और रमजान शुरू होने से पहले सऊदी अरब, यूएई सहित कई देशों और प्रमुख मुस्लिम धर्मगुरुओं ने घर पर ही नमाज अदा करने और सामूहिक कार्यक्रमों से दूर रहने की अपील के साथ जारी किए कड़े दिशा निर्देश। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। लेंगे समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने आज से कोरोना महामारी से बचे हुए क्षेत्रों में कई जरूरी सेवाओं में छूट दी है। सरकार ने देशव्यापी लॉकडाउन के बीच आज से दी गई छूट पर क्या कुछ छूटें दी हैं, इन पर नजर डालते हैं। तो आज से जो अनुमति मिली है, आयुष समेत सभी तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं, इन पर छूट दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित होने वाले उद्योग, तो ये वो क्षेत्र हैं जिन्हें आज से अनुमति मिली है। कृषि उपज समिति के कार्य और कृषि मशीनरी की दुकानें, इसके अलावा मछली पकड़ने, कृषि और बागवानी गतिविधियां, ये वे क्षेत्र हैं जिन्हें आज से रियायत मिली है। अधिकतम 50% मजदूरों के साथ चाय, कॉफी और रबर जैसे पौधारोपण कार्य, पशुपालन, तो ये वो क्षेत्र हैं जिन्हें आज से रियायतों में शामिल किया गया है। सामाजिक क्षेत्र, यहाँ पर भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें रियायतें मिली हैं, जहाँ पर कामकाज शुरू होगा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। महात्मा गांधी मनरेगा के कामकाज, इसके अलावा सार्वजनिक उपयोग की सेवाएं, उनमें भी आज से कई सेवाएं ऐसी हैं जिनमें छूट मिली है, जिनमें रियायत मिली है, जिनमें कामकाज शुरू होगा। राज्यों के अंदर और बाहर सामानों की ढुलाई, तो ये वो क्षेत्र हैं जिन्हें आज से राहत मिली है। चुनिंदा वाणिज्यिक एवं निजी संस्थान जहां पर कामकाज हो सकता है, तमाम दिशा निर्देशों का पालन करते हुए 50% तक की क्षमता के साथ आईटी और आईटी आधारित सेवाएं। इसके अलावा इलेक्ट्रीशियन, आईटी रिपेयर्स, प्लम्बर्स, मोटर मैकेनिक्स और कारपेंटर्स आदि की सेवाएं, ये भी आज से जारी रहेंगी दिशा निर्देशों के साथ। सरकारी और निजी क्षेत्र के चुनिंदा उद्योग, औद्योगिक संस्थान, वहां पर भी कामकाज, निर्माण के चुनिंदा काम, वहां पर भी कामकाज शुरू होगा, लेकिन विभिन्न दिशा निर्देशों के साथ। इसके अलावा मेडिकल, पशु चिकित्सा और अनिवार्य वस्तुओं की ढुलाई समेत आपातकालीन सेवाओं के लिए निजी वाहनों का संचालन, छूट की श्रेणी वाले लोगों को कार्यस्थल पर जाने की अनुमति, लेकिन सामाजिक दूरी बनाते हुए। तो ये वो क्षेत्र हैं जिन्हें आज से अनुमति मिली है। आज से कई राज्यों में लॉकडाउन में कुछ रियायतें मिलने जा रही हैं, लेकिन तेलंगाना, पंजाब और दिल्ली ने कोई भी ढील न देने का फैसला किया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कैबिनेट में लॉकडाउन को 7 मई तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा, जिसे मंत्रिमंडल ने पास कर दिया। वहीं पंजाब सरकार ने लॉकडाउन में छूट देने का निर्णय वापस ले लिया है। राज्य में सिर्फ गेहूं खरीद का कार्य जारी रहेगा। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने उपायुक्तों को सभी जिलों में कर्फ्यू को सख्ती के साथ लागू करने के साथ ही जरूरी सामानों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
दिल्ली सरकार ने कहा कि दिल्ली वालों की जिंदगी को ध्यान में रखते हुए हमने फैसला लिया है कि 20 अप्रैल से लॉकडाउन में कोई राहत नहीं दी जाएगी। हम विशेषज्ञों के साथ 27 अप्रैल को एक समीक्षा बैठक करेंगे। तो 3 राज्यों में छूट नहीं है और इसके अलावा कई राज्यों में कई क्षेत्रों में छूट दी गई है विभिन्न दिशा निर्देशों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार न सिर्फ कोरोना महामारी को लेकर सारी स्थिति की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, बल्कि बड़े और अहम फैसलों के जरिए देश को इस चुनौती से निकालने में लगे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया साइट लिंक्डइन के जरिए न सिर्फ पूरे परिदृश्य को लेकर अपनी राय रखी है, बल्कि नवाचार और अन्य मुद्दों को लेकर देशवासियों को प्रोत्साहित भी किया है। वर्क फ्रॉम होम के इस दौर में प्रधानमंत्री ने लोगों से अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए भी कहा। उन्होंने कहा कि इसमें आयुष और योग जैसे उपाय कारगर साबित हो सकते हैं। लोगों से उन्होंने एक बार फिर आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करने की अपील की। पीएम ने ये अपील की और कहा कि हिंदुस्तान के युवा अपने नवाचार के जरिए दुनिया को नया वर्क कल्चर दे सकते हैं। तो प्रधानमंत्री ने अपने लेख में ये बातें कही हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा ऐसे बिजनेस या लाइफस्टाइल मॉडल के बारे में सोचना चाहिए जिसको आसानी से अपनाया जा सकता है, खासतौर से ऐसा मॉडल जो आपदा के समय भी जारी रहे। इस माहौल में डिजिटल पेमेंट और टेलीमेडिसिन जैसे उपायों को और आगे बढ़ाने की जरूरत है। कुशलता या दक्षता का पैमाना कार्यालय में उपस्थिति के बजाय इस बात में होना चाहिए कि उसकी उत्पादकता कितनी है। आकलन इस बात से होना चाहिए कि कोई भी काम कितनी कुशलता के साथ किया गया। हमारे बिजनेस मॉडल में समाज के सबसे गरीब और कमजोर तबके के ख्याल की भी सोच होनी चाहिए। इसके साथ ही इस बात पर भी ध्यान दिए जाने की जरूरत है कि कैसे उन उपायों को लागू करें जिससे हमारे पर्यावरण की चिंता हो सके। किसानों की जिंदगी को और आसान बनाने के लिए नवाचार के साथ ही कम किफायती दर पर स्वास्थ्य सुविधा वाले मानवीय उपायों के बारे में सोचने की जरूरत है। इसके अलावा दूसरी आपदाओं की तरह कोविड-19 भी कई अवसरों को लेकर आएगा। हमें ये सोचने की जरूरत है कि महामारी के बाद किस तरह के नए अवसर आ सकते हैं और उसमें हम अपने स्किल और क्षमताओं का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। हमारे सभी कामों में एकता और भाईचारे को आगे बढ़ाने वाली सोच होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपने भौतिक और वर्चुअल संसाधनों के सहारे आधुनिक सप्लाई चेन में एक तरह से वैश्विक केंद्र बन सकता है, जिसे लेकर काम करने की जरूरत है। जेएम यानी जन धन आधार और मोबाइल प्लेटफॉर्म के जरिए साल 2014 के बाद से अब तक दुनिया में इस तरह का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ है। इसके जरिए न सिर्फ जरूरतमंदों तक पहुंचा जा सकता है, बल्कि इसने भ्रष्टाचार पर लगाम भी लगाई है। कोविड-19 के दौरान इसके जरिए करोड़ों लोगों तक मदद पहुंचाई गई है। तो प्रधानमंत्री ने अपने लेख में इन बड़ी बातों को उजागर किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन के दौरान छोटे छोटे व्यापारियों और दुकानदारों के कामों की प्रशंसा करते हुए कहा कि इन छोटे दुकानदारों ने खुद के जीवन का रिस्क लेते हुए लोगों को रोजमर्रा की चीजें पहुंचाई हैं। इस संबंध में प्रधानमंत्री ने कहा कि समाज और देश में इन छोटे दुकानदारों के योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। अपने ट्वीट संदेशों के जरिए प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे संकट के समय में ये सभी दुकानदार और व्यापारी बधाई के पात्र हैं। और प्रधानमंत्री ने कहा कि समाज और देश इनका योगदान हमेशा याद रखेगा, क्योंकि ये सभी दुकानदार और व्यापारी बधाई के पात्र हैं। गृह मंत्रालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के भीतर फंसे हुए मजदूरों की आवाजाही के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो ये बेहद महत्वपूर्ण दिशा निर्देश हैं। वर्तमान में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राहत या आश्रय शिविरों में रहने वाले प्रवासी मजदूरों को संबंधित स्थानीय अधिकारियों के साथ पंजीकृत करवाना होगा। अलग अलग कार्यों में उनकी उपयुक्तता का पता लगाने के लिए उनके कौशल का पता लगाया जाएगा। साथ ही प्रवासी मजदूरों का समूह अगर उसी राज्य में फंसा है जहां वो काम करता था, तो वो अपने काम के स्थान पर लौट सकता है। इसके लिए उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी और उनमें रोग के लक्षण नहीं हैं तो उन्हें उनके काम के स्थान पर ले जाया जाएगा। किसी भी स्थिति में मजदूरों को उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से बाहर नहीं ले जाया जाएगा जहां वे अभी रह रहे हैं। इसके साथ ही बस से यात्रा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन किया जाएगा। साथ ही बसों को स्वास्थ्य अधिकारियों के दिशा निर्देशों के अनुसार सैनिटाइज भी करना होगा। तो ये महत्वपूर्ण दिशा निर्देश हैं गृह मंत्रालय के प्रवासी मजदूरों के लिए। देश में कोरोना महामारी के मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच सबसे अच्छी खबर गोवा से आ रही है, जहां कोरोना वायरस के अब एक भी पुष्ट मामले को नहीं पाया गया है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि गोवा में कोरोना से संक्रमित अंतिम मरीज की रिपोर्ट जांच के बाद नेगेटिव आई है। गोवा में 3 अप्रैल के बाद कोई भी नया पॉजिटिव मामला सामने नहीं आया है।
तो ये अच्छी खबर गोवा से। खुशी हो रही है कि गोवा में 0 केसेस कोविड के आफ्टर द 3 अप्रैल एक भी पॉजिटिव केस नहीं मिली है और लास्ट पेशेंट जो था नेगेटिव आ गया है। मुझे अनाउंस करते वक्त कि गोवा में एक भी इस वक्त पॉजिटिव पेशेंट नहीं है, बहुत खुशी की बात है। मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ हमारी पूरी कोविड हॉस्पिटल की टीम। और अब बात करते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस वार्ता की और क्या कुछ बड़ी बातें हैं ये आपको बताते हैं। क्या कुछ कहा है स्वास्थ्य मंत्रालय ने। कोरोना संक्रमितों के इलाज के बाद स्वस्थ होने की दर 14.19% है। इसके अलावा कोरोना वायरस के टीके और दवा के परीक्षण के मोर्चे पर काम करने के लिए विशेषज्ञों का एक उच्च स्तरीय कार्यबल गठित किया गया है। कोविड-19 के खिलाफ टीका बनाने के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग को केंद्रीय समन्वय एजेंसी नियुक्त किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस की ये बड़ी बातें हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण के परीक्षण के लिए अब तक 3,86,791 सैंपल्स का परीक्षण हो चुका है। संक्रमण की अधिकता वाले हॉटस्पॉट्स इलाकों में निषिद्ध क्षेत्र आंशिक छूट के दायरे में नहीं होंगे, उन्हें छूट के दायरे में नहीं रखा गया। इन इलाकों में लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन अनवरत जारी रहेगा। तो ये महत्वपूर्ण बातें स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उधर वित्त मंत्रालय ने कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से 16.1 करोड़ लाभार्थियों के बैंक खातों में 36,659 करोड़ रुपए सीधे भेजे हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज के तहत घोषित किए गए नकद लाभ को भी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का उपयोग कर भेजा जा रहा है। इसके तहत प्रत्येक महिला जनधन खाता धारकों के खाते में 500 रुपए भेजे गए। 13 अप्रैल 2020 तक 19.86 करोड़ महिला लाभार्थियों के बीच 9,990 करोड़ रुपए का वितरण हुआ। सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली का उपयोग पिछले 3 सालों में बढ़ा है, जिसके जरिए कुल प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की राशि का प्रतिशत 2018-19 में 22% से बढ़कर 2019-20 में 45% हो गया है। सरकार ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने और इससे निपटने के लिए जरूरी मानव संसाधन के ऑनलाइन डेटा पूल की शुरुआत की। सरकार द्वारा ये बनाए गए इन डेटा पूल में आप देख सकते हैं कि कोविड-19 की रोकथाम के लिए ज़रूरी मानव संसाधन का ये डेटा पूल है। ये सरकार का नया पोर्टल है, इस पर जानकारी उपलब्ध है। इस पोर्टल पर डॉक्टरों तथा अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की जानकारी ली जा सकती है। इसके साथ ही NYK, NCC, NSS के वॉलंटियर्स और पूर्व सैनिकों की सूचना भी इस पोर्टल पर शामिल है। और इसके अलावा डैशबोर्ड पर राज्यवार और जिलावार जरूरी मानव संसाधन का डेटा उपलब्ध है, जिसे देखा जा सकता है। और इस पोर्टल पर राज्यों, संघ शासित प्रदेशों से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करने को कहा गया है। तो बेहद महत्वपूर्ण ये पोर्टल है और तमाम जानकारी पोर्टल पर सूचना को नियमित रूप से अपडेट किया जाएगा। तो अपडेटेड जानकारी के लिए इस पोर्टल को देखा जा सकता है और सभी जानकारी ली जा सकती है। इसके साथ ही कोविड-19 के रोकथाम के लिए जरूरी मानव संसाधन का डेटा इस पोर्टल पर मौजूद रहेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो ताज़ा जानकारी दी है उसके मुताबिक देश में कोरोना के कुल 16,116 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 13,295 सक्रिय हैं, जबकि 2,301 मरीज पूरी तरह से स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। कोविड-19 के कारण भारत में अभी तक 519 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये कोविड-19 की ताज़ा स्थिति है। 16,116 कुल मामले, 13,295 एक्टिव मामले और 2,301 लोग स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने दिल्ली के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का दौरा किया। दौरा करने के बाद उन्होंने कहा कि अस्पताल में तमाम मरीजों का इलाज चल रहा है। उन्होंने अस्पताल में सुविधाओं पर संतोष जताया। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में हमारे आंकड़ों का विश्लेषण संतोषजनक रहा है, डेटा में रोज सुधार हो रहा है। उन्होंने कहा पिछले 14 दिनों में रोगियों की दोगुनी दर 6.2 दिन थी। जब पिछले 7 दिनों की गणना की गई तो ये 7.2 दिन निकला। पिछले 3 दिनों में ये 9.7 दिन हो गया है। ये एक अच्छा संकेत है। हमारा जो पेशेंट्स के संदर्भ में जो ग्रोथ रेट है, या जिसको आप डबलिंग रेट अगर कहें, लास्ट 7 डेज़ का जब हमने कैलकुलेट किया तो वो 7.2 हो गया। और आज जब हम आखिरी 3 दिन का कैलकुलेट करें तो ये 9.7 हो गया। ये अपने आप में बहुत अच्छा इंडिकेशन है। इसी तरीके से अगर हम ओवरऑल ग्रोथ फैक्टर की बात करें
तो 15 मार्च से 31 मार्च के बीच में अगर हमारा जो ग्रोथ फैक्टर था वो 2.1 था, तो अभी अप्रैल के महीने के अंदर अभी तक के एनालिसिस में वो 2.1 से और कम होके 1.2 हो गया है। देश में जारी लॉकडाउन के बीच आज से लोकसभा सचिवालय अपना काम करना शुरू करेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल अपने कार्यालय जाएंगे। सचिवालय कल से आंशिक रूप से काम करना शुरू करेगा, जिसमें कर्मचारियों की संख्या लगभग 25% तक होगी। बाकी कर्मचारी घर से काम करेंगे। तो आज से आंशिक रूप से खुलेगा लोकसभा सचिवालय। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कोरोना की रोकथाम के मद्देनजर कई राज्यों के पार्टी पदाधिकारियों और बीजेपी सांसदों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। बिहार, तेलंगाना और ओडिशा के भाजपा सांसदों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बीजेपी अध्यक्ष ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हालात का जायजा लिया। बिहार बीजेपी नेताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, राजकुमार सिंह, गिरिराज सिंह और सांसदों में संजय जायसवाल, रामकृपाल यादव, राधा मोहन सिंह, राजीव प्रताप रूडी, विवेक ठाकुर, गोपाल नारायण सिंह समेत कई सांसद शामिल रहे। वहीं बिहार बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मौजूद रहे। बेंगलुरु के पदरायणपुरा इलाके में एक बार फिर कोरोना फाइटर्स पर हिंसक भीड़ ने कल हमला किया। दरअसल इस इलाके में एक व्यक्ति की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई, जिसके बाद मेडिकल टीम मृत व्यक्ति के परिवार और उसके संपर्क में आने वाले लगभग 58 लोगों को क्वारंटाइन करने पहुंची थी, जिस पर भीड़ ने हमला कर दिया और काफी तोड़फोड़ की। हालांकि हालात पर काबू पा लिया गया है। और कठुआ में कोरोना महामारी से लड़ने के लिए प्रशासन हर संभव उपाय कर रहा है। साथ ही जिला प्रशासन की तरफ से जरूरतमंदों और गरीबों को लॉकडाउन के बीच राशन भी उपलब्ध कराया जा रहा है। कठुआ जिला उपायुक्त ओपी भगत ने जरूरतमंदों के बीच राशन का वितरण किया। आपको बता दें कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए कठुआ जिले के एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन और पंचायत मरहीन द्वारा 1-1 लाख रुपए का चेक जिला प्रशासन को सहायतार्थ प्रदान किया गया। ये 1,06,000 नहीं, ये हमारे लिए 1 करोड़ के बराबर है। मैं सभी को, जो जितनी भी पंचायतें हैं, सभी आपके इस चैनल के माध्यम से मैं सभी से गुजारिश करना चाहता हूँ कि सभी अपना अपना जितना योगदान हो सकता है, क्योंकि ये अनप्रेसिडेंटेड स्थिति है, अनप्रेसिडेंटेड एक कंडीशन है हमारी इस पूरी दुनिया में। तो जहाँ कहीं भी आपको लगता है कि आपके पास ज़्यादा है और आप दूसरों की मदद कर सकते हैं, तो आप ज़रूर करिए। बिहार में लॉकडाउन की वजह से कक्षा 9वीं और 10वीं की पढ़ाई अब दूरदर्शन बिहार के माध्यम से कराई जाएगी। इस बात को लेकर बेगूसराय जिले में बच्चों के बीच काफी प्रसन्नता है। इसके लिए अब हर दिन सुबह 10 से 12 बजे तक कक्षाएं चलेंगी। इस दौरान 30 मिनट 9वीं और 30 मिनट 10वीं की पढ़ाई होगी। छात्रों को ऑनलाइन ही सभी सब्जेक्ट समझ में आ जाएं, इसके लिए सभी सब्जेक्ट को वीडियो के रूप में तैयार किया गया है। कक्षा में पहले दिन गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की पढ़ाई होगी। बेगूसराय में भी हजारों बच्चों को इसका लाभ मिल सकेगा। और बेगूसराय जिला शिक्षा पदाधिकारी देवेंद्र कुमार झा ने सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए इस व्यवस्था को काफी कारगर बताया। उन्होंने बताया कि जिले के लगभग 85,000 छात्र छात्राएं जो पहले से ही सरकार की उन्नयन कार्यक्रम के तहत स्मार्ट क्लास का लाभ ले रहे हैं, इसके साथ साथ अब अन्य बच्चे भी घर पर ही रहकर दूरदर्शन के माध्यम से पढ़ाई कर पाएंगे। सरकार ने और दूरदर्शन ने एक अच्छा पहल उठाया है कि हम दूरदर्शन पर क्यों ना क्लास चलावे, कि बच्चे घर में बैठते हैं, वो पढ़ के जो समझेंगे उसे देखकर और सुनकर समझेंगे, तो ये उनके दिमाग में, मानस पटल में बैठ जाएगा और वो कभी विस्मृत नहीं होगा। इसलिए ये पहल बहुत ही अच्छा है। इसको हम लोगों को अमली जामा पहनाना पड़ेगा। हमारे उन्नयन क्लास में जितने भी बच्चे थे, लगभग दोनों क्लास मिला के 85,000 के आसपास बच्चे हैं जो रजिस्टर्ड हैं। वो 85,000 बच्चे इसमें लाभान्वित होंगे। और जिनके घर में टीवी है वो आराम से इसे देख सकते हैं। जिनके घर में टीवी नहीं है वो दोस्तों के घर जाकर सामाजिक अंतर के रूप में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए इसे देखेंगे और इसका लाभ उठा सकेंगे।
कोरोना वायरस महामारी से उत्पन्न विपरीत परिस्थितियों में भारत सरकार की योजनाएं गरीबों के लिए अत्यंत हितकारी साबित हो रही हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीब महिलाओं को डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए फायदा मिल रहा है। सरकार सभी लाभार्थियों को 3 महीने तक मुफ्त गैस सिलेंडर दे रही है। बीकानेर के छबीली घाटी में रहने वाली महिलाओं को भी डीबीटी के जरिए सब्सिडी राशि सीधे खाते में मिल रही है। पिछले 24 मार्च से पूरे भारत में लॉकडाउन है, जिसके कारण घर को चलाना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। इसके फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद उज्ज्वला योजना के तहत मेरे खाते में 750 रुपये आए और आज सुबह ही गैस सिलेंडर भी आ गया, जिसके कारण रसोई को संभालना काफ़ी आसान हो गया। इसके लिए मैं नरेंद्र मोदी को धन्यवाद कहना चाहती हूँ। उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर में कोरोना वायरस से संक्रमित दोनों मामले अब बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। फिलहाल मणिपुर में कोरोना संक्रमण का कोई सक्रिय मामला नहीं है। वहीं राज्य में लगे लॉकडाउन के बीच कई स्वयंसेवी संस्था जरूरतमंद लोगों की मदद कर रही हैं। इम्फाल के थांगल बाजार स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा जरूरतमंद लोगों को आवश्यक सामान सस्ते दामों में उपलब्ध करा रहा है। ड्यू टू कोविड-19 तो हर एक जगह ये प्रॉब्लम आ रहा है, जिसमें एसेंशियल कम्युनिटी प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है। काफ़ी जगह होर्डिंग्स हो रहा है जो कि हाई रेट्स में सेल आउट हो रहा है। तो विद द हेल्प ऑफ ऑल द बाजार कम्युनिटीज एंड एवरीवन, वी हैव मेड ए प्रॉपर राशन स्टोर इनसाइड एंड वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट टू प्रोवाइड द राशन टू द नीडफुल पर्सन फर्स्ट ऑफ ऑल एट अ वेरी सब्सिडाइज्ड रेट। दुनिया भर में कोरोना वायरस के कहर से 24 लाख से भी अधिक लोग संक्रमित हैं। इस महामारी की चपेट में आने से 1,65,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। सबसे ज्यादा प्रभावित अमेरिका में मरने वालों का आंकड़ा 41,000 के पास पहुंच गया है। अमेरिका में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 7.5 लाख के आंकड़े को पार कर गई है। हालांकि इस बीच अमेरिका में करीब 66,000 लोग कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। संयुक्त अरब अमीरात फतवा काउंसिल ने कोविड-19 के साए में इस साल शुरू होने जा रहे रमजान के रोजों पर 5 फतवे जारी किए हैं। काउंसिल ने कहा है कि जो लोग स्वस्थ हैं उनके लिए रोजा करना अनिवार्य है, लेकिन वायरस के लक्षण दिखाई देने पर डॉक्टर यदि कहते हैं कि रोजा रखने से हालत खराब हो सकती है तो कोविड-19 के मरीज को उपवास करने की जरूरत नहीं है। फतवे के अनुसार चिकित्सा कर्मियों को भी ड्यूटी के दौरान उपवास करने की इजाजत नहीं है। यूएई फतवा काउंसिल ने यह भी कहा है कि मान्यता प्राप्त इस्लामी सिद्धांतों से सभी सहमत हैं कि ये बीमार व्यक्ति के लिए स्वीकार्य है कि वो उपवास नहीं करे। तरावीह नमाज और मस्जिद परिषद से बाहर नमाज अदा करने के विषय में काउंसिल ने व्यवस्था दी है कि मौजूदा स्थिति में घर में व्यक्तिगत रूप से नमाज अदा की जा सकती है। और पूरे देश और दुनिया के मुस्लिम धर्म गुरुओं ने कोरोना की महामारी से बचने के लिए रमजान के दौरान सामूहिक नमाज की बजाय घर पर ही रहकर नमाज अदा करने की अपील की है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करने की भी अपील की है। जो हुकूमत ने यानी गाइडलाइन दी है हमें सोशल डिस्टेंस की और सेहत के एतबार से जो है अलग अलग रहने की, मस्जिदों को बंद करने की, रमज़ानुल मुबारक के महीने में हुकूमत या दुनिया का कोई आदमी आपको रोज़े रखने से नहीं रोक रहा, आपको नमाज पढ़ने से नहीं रोक रहा, आपको किसी चीज़ से नहीं रोक रहा। सिर्फ आपको रोक इससे रहे हैं कि आप जमा कहीं ना हो, गैदरिंग ना करें, आप सोशल डिस्टेंस रखें। कुछ जो इंतज़ाम किया गया है वो हमारी ही भलाई के लिए है और कुछ लोग इस तरीके से सोच रहे हैं कि हो सकता है कि सरकार की तरफ से हमारे ऊपर कोई प्रेशर डाला जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। इसी वबा से बचने के लिए कि हम भी सेफ रहें और दूसरे भी सेफ रहें। कि जो ये बीमारी फैली हुई है इसके अंदर ख़ास करके गवर्नमेंट ने और जहाँ के हमारे यहाँ के मीडिया ने और सब ने जो है ये कहा है कि इसमें इनफरादी तौर ही रहा जाए और अपने घरों के अंदर ही रहा जाए। और रहा मसला नमाज का और दीगर इबादत का, तो इसके अंदर तो बेहतर सबसे मैं तो ये कहूँगा कि नमाज हो या कोई भी इबादत हो मजमूई तौर पे इकट्ठा होकर वो ना की जाए और इनफरादी तौर पे वो अपने अपने घरों के अंदर ही जो है उसका पालन किया जाए और उसको देख रेख जो है अपने घरों के अंदर ही तक महदूद रह जाएं।
भारत ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान द्वारा भारतीय अल्पसंख्यकों पर की गई टिप्पणी की निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान कोविड-19 से लड़ाई में ध्यान देने के बजाय पड़ोसी मुल्कों पर आधारहीन आरोप लगा रहा है। गौरतलब है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर अनुचित टिप्पणी की थी, जिसके बाद भारत ने उनके बयान को आधारहीन बताया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि पाकिस्तान अपने आंतरिक मामलों को संभालने में नाकाम रहा है, जिसे छुपाने के लिए इस तरह की बयानबाजी की जा रही है। साथ ही भारत ने पाकिस्तान को दो टूक जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान अपने यहाँ के अल्पसंख्यकों की चिंता करे, जिनकी संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है और उनके साथ भेदभाव हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। इटली में पिछले 2 हफ्तों में व्यापक रूप से स्थिर स्थिति देखी गई है और मामले लगातार कम होते जा रहे हैं। कोविड-19 महामारी से कल 433 मौतें हुई, जो एक हफ्ते में सबसे कम है। नए मामलों की संख्या भी पिछले 3,491 से कम होकर 3,047 हो गई है। इटली ने आज से लॉकडाउन के अपने 7वें सप्ताह में प्रवेश किया। इटली का कुल मौत का आंकड़ा अमेरिका के बाद दुनिया में 23,660 मौतों के साथ दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा हो गया है। इटली में अभी कुल 1,78,972 पुष्ट मामले हैं। फ्रांस में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 से 395 लोगों की मौत हो गई है। इन्हें मिलाकर वहां अब तक 19,744 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि सकारात्मक संकेत यह है कि अस्पतालों में लोगों की संख्या 5वें दिन घटकर 30,610 रह गई है। संख्या में 29 की गिरावट आई है। शीर्ष स्वास्थ्य अधिकारी जेरोम सोलोवन ने कहा कि 5,744 लोग गहन चिकित्सा कक्ष में हैं। इसमें लगातार गिरावट के 11वें दिन 89 की कमी हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश कोरोना वायरस को पछाड़ने की शुरुआत कर रहा है। कोरोना संकट के समय में इजरायल में कल हजारों इजरायली नागरिकों ने तमाम प्रतिबंधों के बीच प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। चेहरों पर मास्क पहने, हाथों में काले झंडे लहराते हुए और आपस में 2 मीटर के फासले पर इन प्रदर्शनकारियों ने कल तेल अवीव में एकजुट होकर नेतन्याहू के खिलाफ नारे लगाए। नेतन्याहू इस वक्त अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी बेनी गेंट्स के साथ मिलकर गठबंधन करके मिलकर सरकार चलाने के प्रयास में जुटे हैं और उन्होंने अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों से इनकार किया है। लोकतंत्र को बचाने के नारों के साथ ये प्रदर्शनकारी गेंट्स की पार्टी से नेतन्याहू के साथ गठबंधन न करने की मांग कर रहे हैं। गेंट्स ने चुनावों में साफ सुथरी सरकार होने के नारे के आधार पर ही चुनाव अभियान चलाया था। इजरायल में कोरोना वायरस संक्रमण का असर दिख रहा है, जहां अब तक संक्रमण से 13,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और 172 लोगों की इस वायरस से मौत हो चुकी है। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के पिछले 24 घंटे में 596 लोगों की मौत हो गई है और मरने वालों का आंकड़ा 16,095 पर पहुंच गया है। 1,21,172 लोग अब तक संक्रमित हुए हैं, जबकि बुजुर्गों की देखभाल करने वाले केयर होम में कोरोना होने वाली मौतों की संख्या 1 सप्ताह में दोगुनी हो गई है। कनाडा के नोवा स्कोटिया में कल हुई अंधाधुंध गोलीबारी में एक पुलिसकर्मी समेत कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई। पुलिस की वर्दी पहने 51 वर्षीय एक व्यक्ति ने कई जगहों पर गोलीबारी की। करीब 12 घंटों तक चले इस घटनाक्रम के अंत में आखिरकार हमलावर को मार गिराया गया। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो इसे एक भयावह हादसा उन्होंने बताया और कनाडा जैसे मुल्क में जहां हथियार नियंत्रण कानून अमेरिका से ज्यादा सख्ती से लागू है, इस तरह की गोलीबारी की घटनाएं बेहद कम देखने को मिलती हैं। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।